कि रिजोल्यूशन को पहले समझ लेते हैं कि रिजोल्यूशन क्या है। देखिए, जो भी मोशन है, कोई भी मोशन, एनी मोशन, देखो मैंने कहा पार्लियामेंट में कुछ भी करना है, व्हाटएवर यू हैव टू डू इन द पार्लियामेंट, दैट इज यू हैव टू क्या करना पड़ेगा आपको, एक आपको मोशन पास करवाना पड़ेगा। कुछ भी करना है, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू डू, यू हैव टू पास अ मोशन, आपको एक मोशन पास करवाना पड़ेगा। एक सिंपल सी बात है, ये बात समझ में आ गई। अब मोशन जो है, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, कुछ भी करना है तो मोशन पास करवाना पड़ेगा, लेकिन हर मोशन में वोटिंग की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना, हर मोशन में वोटिंग की जरूरत नहीं होती है। वैसे भी मतलब मोशन हो सकता है क्रिटिसिज्म के लिए, किसी भी चीज के लिए। अब कुछ भी करना है तो मोशन पास करवाना है, लेकिन अगर मोशन पे वोटिंग करवा दिया जाए, मोशन पे वोटिंग करवा दिया जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिजोल्यूशन। ठीक, तो हर मोशन रिजोल्यूशन नहीं होता, लेकिन हर रिजोल्यूशन एक ना एक तरह का मोशन होता है जिसके ऊपर वोटिंग, यानी कोई भी मोशन, मोशन प्लस वोटिंग इज इक्वल टू रिजोल्यूशन। इतनी बात आप समझ लें तो आपको बात मिल जाएगी, ठीक है। अब कोई भी बिल है, अब वो बिल पास करना है तो बिल के ऊपर वोटिंग करवानी पड़ती है, तो वो भी एक रिजोल्यूशन हो जाता है। तो कोई भी बिल जो आपको पास करवाना है तो एक रिजोल्यूशन, मतलब उस पर वोटिंग करा के आप उसको एज अ रिजोल्यूशन पेश करते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। क्या समझ में आ रहा है? भाई समझ में आ रहा है? ठीक है, तो रिजोल्यूशन, तो मोशन एंड रिजोल्यूशन में आपने ये बात समझ ली। पहली ये चीज, रिजोल्यूशन कई तरह का होगा, ठीक है। अब प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन हो सकता है, पब्लिक रिजोल्यूशन हो सकता है, ऐसे कई तरह का रिजोल्यूशन होगा। प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन किसको कहेंगे? जब कोई एमपी, जैसे बिल होता है प्राइवेट मेंबर बिल जिसको हम कहते हैं, अगर कोई एमपी पेश कर रहा है जो कि मिनिस्टर नहीं है तो प्राइवेट मेंबर है। और अगर गवर्नमेंट रिजोल्यूशन या गवर्नमेंट बिल या पब्लिक बिल, उसको कहेंगे पब्लिक रिजोल्यूशन, उसको कहेंगे जिसको कोई मिनिस्टर पेश करे, गवर्नमेंट की तरफ से कोई मिनिस्टर पेश करता है। तो बात समझ में आ गई या नहीं आई? आसान सी बात है भाई, अगर गवर्नमेंट पेश कर रहा है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई बंदा पेश कर रहा है, मिनिस्टर पेश कर रहा है, तो पब्लिक बिल। अगर क्या नाम है, या पब्लिक क्या नाम है रिजोल्यूशन, और अगर क्या नाम कोई प्राइवेट मेंबर कर रहा है, यानी कोई एमपी कर रहा है जो कि मिनिस्टर नहीं है, तो वो क्या हो गया, प्राइवेट मेंबर बिल या प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन। ओके, थोड़ी सी बेसिक सी बात समझ में आ रही है पहले? अब एक काम करो, अपनी बुक खोल लो, मैं आपको वो अंडरलाइन करवा दे रहा हूँ। रिजोल्यूशन देखो, तो मैंने आप लोगों को बोला, या देख लीजिए भाई, द मेंबर कैन मूव, ठीक है, द मेंबर, यहाँ पे देखिए, member can move resolution to draw the attention of the house or the government to the matter of general public importance. The discussion on the resolution is strictly relevant to and within the scope of the resolution. जो resolution बात होगी किसी specific topic पे होगी, और वही resolution पे मतलब discussion होगा, उसमें कोई irrelevant बात नहीं की जाएगी। दूसरा, ठीक है, a member who has moved the resolution or amendment to the resolution cannot withdraw the same एक्सेप्ट बाय द लीव ऑफ द हाउस। जिसने बंदे ने एक बार प्रेजेंट कर दिया, जिस बंदे ने एक बार प्रेजेंट कर दिया रेजोल्यूशन, तो उसको फिर वो बिना हाउस से पूछे उसको विड्रॉ नहीं कर सकता। रेजोल्यूशन की 3 कैटेगरीज बताई गई हैं। एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, आपको मैंने बता दिया, क्या आपको समझ में आ गया? मैंने बताया कि कोई प्राइवेट मेंबर, जो द पर्सन हु इज नॉट अ मिनिस्टर, ये मैं बता चुका हूँ। द पर्सन हु इज नॉट अ मिनिस्टर इज अ, यार इन लोगों में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इसको एक कुछ देर के लिए खिला ले। रुखसार या मम्मी कोई नहीं है कि देख ले कि मतलब प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन है जिसको, जो कि मिनिस्टर नहीं होगा जो बंदा, ठीक है, ओके, वो प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन, वो जो बिल पेश करेगा, वो जो रिजोल्यूशन पेश करेगा, उसको प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन कहेंगे। और ये अल्टरनेट फ्राइडेज पे होता है, ठीक है। क्या होता है? अल्टरनेट फ्राइडेज पे होता है, आफ्टरनून सिटिंग के बाद। कब होता है? आफ्टरनून सिटिंग के बाद अल्टरनेट फ्राइडेज पे होता है, ठीक है, ओके। अल्टरनेट फ्राइडेज में जान रहे हो ना, इसके बाद एक के बाद दूसरा वाला फ्राइडे, फ्राइडेज को उनको टाइम मिलता है पेश करने के लिए, ठीक है। और प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन वो बंदा पेश करेगा जो कि मिनिस्टर नहीं होगा, एमपी होगा, ठीक है, ओके। अब आपसे दिमाग में आता है, क्या रूलिंग पार्टी का जो एमपी होगा वो जब पेश करेगा, रूलिंग पार्टी में भी सारे मिनिस्टर तो नहीं होंगे ना। अब मुझे बताओ, क्या रूलिंग पार्टी जो होगी, यानी बीजेपी का बंदा अगर एमपी है और मिनिस्टर नहीं है, अगर वो पेश करता है बिल, तो क्या हम लोग ये मान लेंगे कि वो, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है उसकी, उसका जो एमपी है उसने कोई बिल पेश किया या कोई रिजोल्यूशन पेश किया, तो उसको क्या प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन करेंगे, गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन कहेंगे? बोलो बोलो भाई।
हम्म? अरे तुम्ही लोगों से पूछ रहा हूँ। हाँ, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? नहीं मतलब समा को छोड़ो, समा को छोड़ो, और वेदा क्या बोल रही हो? हाँ, उसको भी प्राइवेट कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। जब मिनिस्टर पेश करेगा कोई बिल और मंडे टू थर्सडे उसका टाइम होता है तो उसको गवर्नमेंट रेजोल्यूशन कहेंगे। और जब कानून बनने के लिए कोई बिल पेश होता है, कानून बनाने के लिए, चाहे वो प्राइवेट मेंबर करे और चाहे मिनिस्टर करे, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेच्यूटरी रेजोल्यूशन। स्टेच्यूट का मतलब कानून होता है, इसको रट्टा मार लीजिए। स्टेच्यूट मतलब क्या होता है? कानून। तो अगर कोई बंदा प्राइवेट मेंबर हो या मिनिस्टर हो, कोई भी अगर कानून बनाने के लिए कोई रेजोल्यूशन पेश करता है तो उसको सब स्टेच्यूटरी रेजोल्यूशन कहते हैं। क्या बात समझ में आ गई? रिजोल्यूशन, जितने भी रिजोल्यूशन होते हैं वो किसी ना किसी तरह का सब्सटेंटिव मोशन है, इंपॉर्टेंट मोशन है। सब्सटेंटिव मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मोशन होता है। ऑल द रिजोल्यूशन कम इन द कैटेगरी ऑफ सब्सटेंटिव मोशन, इस बात को याद रखिए, ठीक है। यानी हर रिजोल्यूशन जो होता है वो किसी ना किसी तरह का मोशन होता है, लेकिन हर मोशन रिजोल्यूशन नहीं होता, ठीक है, क्लियर? All motion are not necessarily put to vote in the house, whereas all the resolution required to vote upon। हर रेजोल्यूशन पे वोट करना पड़ेगा, लेकिन कोई भी मोशन के लिए जरूरी नहीं है कि उसको वोट करवाया जाए। आई होप कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। रिजोल्यूशन, मोशन और रिजोल्यूशन में डिफरेंस जरूर क्वेश्चन आ जाता है, कई बार यूपीएससी के अंदर पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कर लोगे? मैंने कहा है कि मोशन और रिजोल्यूशन के बीच में डिफरेंस कई बार यूपीएससी में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। इसमें यह है कि हर मोशन पे वोटिंग नहीं करने की जरूरत होती है, लेकिन हर रिजोल्यूशन पे वोटिंग कंपलसरी होती है। समझ में आ गई बात? है? ओके। अब आता है यूथ पार्लियामेंट, ठीक है। द स्कीम ऑफ यूथ पार्लियामेंट वाज स्टार्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फोर्थ ऑल इंडिया विप कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया विप कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें यूथ पार्लियामेंट की बात की गई। यूथ पार्लियामेंट क्या है? एक्चुअल में यंगर जनरेशन को पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस को दिखाना, उनको स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन, टॉलरेंस, कैरेक्टर वगैरह में उनके डेवलप करना और माइंडफुल करना, यानी कि एक्चुअल में पार्लियामेंट्री अफेयर्स में यूथ को इंक्लूड करना, उनको विजिट वगैरह करवाना पार्लियामेंट का, उनको समझाना कि पार्लियामेंट कैसे काम करता है। ये जो है मतलब, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट की वर्किंग से यूथ जो है ना, जो आजकल का यूथ है, ज़्यादातर यूथ जो सोशल नेटवर्किंग वाले यूथ हैं और ज़्यादातर टिकटॉक वाले यूथ हैं, उन लोगों को आपको पता है बहुत अच्छे से कि उनको अगर इंडिया की कैपिटल पूछ लो तो एक बार दो बार सोचना पड़ जाता है कि कोई लखनऊ बता देता है, कोई दिल्ली बता देता है, कोई इलाहाबाद और कोई गुजरात बता देता है। आपने देखा होगा कई ऐसी जनरेशन हमारे पास आसपास घूम रही हैं जो देखने में तो थोड़ी पढ़ी लिखी सभ्य टाइप की लगती है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट पूछ लो इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, तो एपीजे, आज भी एपीजे अब्दुल कलाम बताते रहते हैं, वो भी गेस करके, या मोदी बोल देते हैं, समझ रहे हो ना। तो ऐसे हमारी जनरेशन बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे ऐसा है। और वो इस कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट भी कुछ ऐसे हैं जो बोल देते हैं इस तरह से, या बोलते हैं, आई डोंट नो कौन से, कहाँ से, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज के हैं, जो जो वीडियोज़ वायरल होती रहती हैं, कई बार नज़र पड़ जाती है कि इतने डम, मतलब बच्चे इतना भी नहीं पता है जिस कंट्री में, जिस देश में रह रहे हो, जिस सोसाइटी में रह रहे हो, उसके बारे में बिल्कुल कुछ मतलब कोई अवेयरनेस ही नहीं है। हाँ, तो क्या एजुकेशन है, क्या एजुकेशन का लेवल है? और यही नहीं, हर जगह यही हाल है, एजुकेशन का बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। ओनली मतलब कुल मिलाकर यह है कि यूथ को थोड़ा अवेयर करना कि भाई पार्लियामेंट भी कोई चीज़ होती है, हमारा देश कैसे चल रहा है। अगर किसी से पूछो ना हमारा देश कैसे चल रहा है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो है वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को, पार्लियामेंट को बिल्कुल जानते ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि कैसे कानून बनेगा, कैसे क्या होगा, पार्लियामेंट क्या है, रेजोल्यूशन क्या होता है, मोशन क्या होता है। तो बहुत बड़ी चीज़ होगी कि रेजोल्यूशन, मोशन, पार्लियामेंट क्या है यही पूछ लो ना, तो 10 बार सोचेंगे कि पार्लियामेंट और विधानसभा में या विधान में डिफरेंस क्या है। अरे बहुत बेसिक चीज़ है, अपने देश कैसे चल रहा है उसको तो जानना ही चाहिए। इसकी तैयारी करने वालों को ही नहीं, हर किसी को जानना चाहिए, इज़न्ट इट? जानना चाहिए कि नहीं? या लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या है पार्लियामेंट के अंदर, कैसे कानून बनता है पार्लियामेंट के अंदर, ये क्वेश्चन है। अब इस पे मैं चाह रहा हूँ ना कि आप लोग सभी लोग आ जाओ और मैं थोड़ा सा इसको वो कर दूं, मतलब एकदम ठीक से डिटेल में बता दूं। मोनी, मान लीजिए कि संजीदा को बिल पास करवाना है, ठीक है, कोई बिल मतलब कोई कानून बनाना है, संजीदा के मन में आया, संजीदा इज एमपी। अब आप सभी लोग अपने आप को एमपी कंसीडर करिए, यू पीपल आर एमपी। आप जो है कहीं बिहार के एमपी हैं, बिहार में किसी जगह के एमपी हैं संजीता, बिहार में, ये यूपी में कहीं के एमपी जो हैं ये नदीम साहब हैं, या नदीम दिल्ली में, चलो कहीं भी एमपी हैं। रिदा को हरियाणा का MP में किसी जगह का एमपी बना देते हैं। और
शमा जो है वो यूपी के एमपी हैं। मान लीजिए आप सभी लोग एमपी हैं, आप सभी लोग लेजिस्लेचर हैं, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर। ठीक है, अब आपका मन करता है आप क्यों आए हो? व्हाई यू आर एमपी? आप क्यों एमपी बन के आए हो? आपको लोगों ने क्यों चुन के भेजा है? व्हाई? तो आप लोगों को लोगों ने इसलिए चुन के भेजा है कि भई आपसे कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं। ये देश जो है वो कानून से चलता है। ठीक, आप लोग क्यों एमपी बन के आए हो? आप लोग जो है एमपी किस लिए बनकर आए हो? मतलब क्या एक एक्सपेक्टेशंस हैं? आप लोगों को लोगों ने चुन के भेजा या आप लोग किसी को एमपी बना के भेजते हो, तो आपकी कुछ उससे एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, कि भाई ये जाएगा तो हमारे लिए कुछ करेगा, क्योंकि देश जो चलता है वो कानून से चलता है। तो कानून बनाएगा, एक तो उसको लॉ मेकर या कानून बनाएगा, कानून हमारे फ़ेवर में बनाएगा, जो हमें जैसा पसंद है वैसा कानून बनाएगा। एक तो आप ये सोच के भेजते हो। दूसरा ये है कि अगर गवर्नमेंट या कोई भी हमारे खिलाफ कोई चीज़ कर रहा है, तो हमारी आवाज़ को, हमारी बात को वो पार्लियामेंट के अंदर उठाएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा? हमारे एरिया का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? एजुकेशन पे क्या है? या मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है तो उसके ऊपर क्वेश्चन करेगा। तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिसकी वजह से आप उसको भेजते हो। सबसे पहला काम होता है, क्योंकि पार्लियामेंट एक लेजिस्लेचर है, तो पार्लियामेंट का सबसे पहला काम क्या होता है, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है? और उसके बाद में फिर बुक्स वगैरह देखो, ठीक है? तो सबसे पहला पार्लियामेंट का काम क्या होता है? लॉ बनाने का। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है। क्या है? कानून बनाना, लॉ बनाना, ठीक है? तो लॉ बनाने में क्या होता है कि आप उससे बोलते हो कि मेरे लिए कानून बना दो, कोई अच्छा-सा कानून बना दो जिससे मेरा डेवलपमेंट हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल संजीता, तुम बताओ मुझे, अगर तुम्हें एमपी बना दिया जाए अभी, तो तुम सबसे पहले किस चीज़ पे कानून बनाओगी? क्या तुम्हें चेंज करने का या तुम्हें बदलने का या किसी चीज़ पे कानून जो तुम्हें लगता है कि कानून नहीं है, उस पे कानून बनना चाहिए और ऐसा कानून बनना चाहिए, बताओ ज़रा? आवाज़ आ रही है मेरी संजीता? हाँ, बताओ। कुछ है तुम्हारे दिमाग में कि हाँ भाई, ये जो है ऐसा चीज़ है, इस पे मुझे कानून बनाना है और ऐसे लोगों की लाइफ़ को चेंज करना है, कुछ ऐसा मुझे करना है। कभी दिमाग में है, ऐसा कुछ आया है? तो हमें इसको चेंज करने का मन करता है। मैं इसी पे आपका पॉइंट लाना चाह रहा हूँ कि मन करता है, तो आप कहाँ से करवा सकते हो? कैसे करवा सकते हो इसको चेंज? कौन-सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप कर सकते हो? तो अगर स्टेट का डिपार्टमेंट है तो आप स्टेट से, नहीं तो सेंटर में जाके आप कर सकते हो। आप कानून बना सकते हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि जो एग्ज़ीक्यूटिव है, जो मिनिस्टर्स हैं, चलो एजुकेशन मिनिस्टर है तो उससे क्वेश्चन पूछो, भाई ऐसा क्यों है? तो आप क्वेश्चन पूछो, 2 चीज़ें कर सकते हो, एक तो कानून बना दो पहले। अगर वो कानून ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो एग्ज़ीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को। तो दोनों सिस्टम आपको दे रखा है, पार्लियामेंट में आप बैठे हो तो दोनों आपके पास है। पहले तो आप बेटर कानून बना दो। अब कानून बनवा दिया बेटर, अगर वो जो कानून बन गया है उसको इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं कर रहे तो फिर आप क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछो उनसे। अब पार्लियामेंट को देखो, अब समझ में आएगा आपके कि हमने भेजा किस लिए है कि भई हमारा जो लेजिस्लेचर है, हम पहले कानून बनाएँ। हम सब ने मिलकर एक बिल प्रपोज़ किया, लेट्स से ये नदीम एक मिनिस्टर है, इसने एक बिल प्रपोज़ किया कि बच्चों के प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर जो है बिल बनाना, तो ये गवर्नमेंट बिल हो गया। रेदा जो है मान लो एमपी हैं लेकिन मिनिस्टर नहीं है, तो इन्होंने कोई बिल पेश किया, तो ये जो बिल हुआ प्राइवेट मेंबर बिल हुआ, लेकिन ये जो है सब स्टैट्यूटरी बिल है, दोनों लोग कानून बनाना चाहते हैं। अब एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए रिदा ने किया और ये जो है इन्होंने अब इन बिल के साथ क्या होगा उसको देखते हैं। जो है नदीम मिनिस्टर हैं और इन्होंने अपने एजुकेशन के लिए किया। अब कैसे बिल पेश करेंगे, तो कैसे बिल पेश करेंगे? सबसे पहला इसको फर्स्ट रीडिंग कहा जाता है, फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है कि पहला स्टेज है ये, आप इंट्रोड्यूस करोगे बिल को कि मैंने क्या बिल पेश करना चाहता हूँ। तो नदीम अपना खड़े होंगे, स्पीच देंगे, यानी एक एमपी हैं, ये स्पीच देंगे कि देखिए, मैं एक बिल पेश करना चाहता हूँ जो चाइल्ड एजुकेशन के लिए है और ये एजुकेशन जो है ये बहुत जो है बुरी हालत है एजुकेशन की। हम चाहते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन में सुधार हो, उसके लिए हम ये कानून बनाना चाहते हैं, उसमें ये पॉइंट होंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। वो अपनी पूरा इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है? इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन। उसको गैजेट ऑफ इंडिया में छाप दिया जाएगा। उसको पहले प्रिंट कर दिया जाएगा, ड्राफ्टिंग करने के लिए उसको दे दिया जाएगा, वो ड्राफ्टिंग होके आ जाएगा। तो इंट्रोडक्शन एंड ड्राफ्टिंग जो हो जाएगी, उसकी लिख के दे सबके टेबल पे पहुँचाया जाएगा वो बिल। तो ये जो स्टेज होता है इसको इंट्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है? इंट्रोडक्शन हो गया, इसको फर्स्ट रीडिंग कहते हैं। फर्स्ट रीडिंग में इंट्रोडक्शन और गैजेट ऑफ इंडिया में छप जाएगी चीज़, ठीक है? अब गैजेट ऑफ इंडिया में छप गई, उसके बाद में क्या होगा कि अ, हर किसी के टेबल पे पहुँच गई। उसको स्क्रूटनाइज़ करके पूरा मतलब ठीक से ड्राफ्टिंग के तौर पे कमिटी ने प्रेज़ेंट कर दिया। अब हर एक क्लॉज़ पे एक सब सेकंड रीडिंग शुरू होगी जिसमें डिस्कशन शुरू होगा।
एक एक क्लॉज पर जो भी उसमें क्लॉज लिखा होगा, कॉमा लगा होगा, कोई बात लिखी होगी, उस पर डिस्कशन होगा कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये मिसयूज हो सकता है, ये चीज़ होनी चाहिए क्योंकि ये मिसयूज नहीं होगा, इससे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 5 साल का आपने पनिशमेंट लिख रखा है कि किसी को पकड़ा गया तो 5 साल का पनिशमेंट होगा, 1 लाख रुपए फाइन होगा, तो अब उसमें कह रहा है यार 1 लाख रुपए ज़्यादा फाइन हो जाएगा। इसका मिसयूज भी हो सकता है, करप्शन बढ़ जाएगा इससे। ऐसा करो 5 साल की सज़ा नहीं 2 साल की सज़ा कर दो और फाइन जो है वो 10,000 रुपए का कर दो। और ऐसे करके मतलब ऐसे-ऐसे करके जो है अ, वो कर मतलब आप उसमें अमेंडमेंट कराओगे, कोई डिस्कस करेगा, डिबेट करेगा, फिर उसपे वोटिंग होगी। हर एक क्लॉज़ पे वोटिंग होगी। क्या भई आप लोग कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि ये सही है? अब मान लीजिए 50% लोगों ने एग्री कर दिया, मतलब सिंपल मेजॉरिटी का बिल है। लोगों ने एग्री कर दिया ऐसे कि हाँ, हाँ, ठीक है, ये होना चाहिए, क्लॉज़ होना चाहिए, ये हटाना चाहिए। तो जो क्लॉज़ हटाना चाहिए वो मतलब उसको हटा दिया जाएगा, जो डिस्कशन करना है वो डिस्कशन ऐसे री रीडिंग होती रहेगी। अगर ज़रूरत पड़ती है, लगता है कि स्क्रूटनाइज़ करने के लिए बेहतर एक कमिटी स्टेज पे इसको बेटर ड्राफ्टिंग के लिए भेजना है, तो कमिटी में भेज दिया जाता है बेटर ड्राफ्टिंग के लिए। वो कमिटी को एक टाइम दिया जाता है कि आप इस तारीख को इसको करोगे, उससे उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, उतने टाइम में उसको प्रेज़ेंट करना है। तो उसके बाद में जब वो प्रेज़ेंट कर देंगे, उसको बिल को दोबारा से प्रेज़ेंट करेंगे। अब बिल जो है जब सामने आ जाएगा, टेबल पे आ जाएगा, किसके आ जाएगा टेबल पे? किसके टेबल पे आ जाएगा? ये जो सारे एमपीज़ के टेबल पे आ जाएगा। फिर उसके ऊपर क्या होगा, एक-एक क्लॉज़ पे डिस्कशन, क्लॉज़ वाइज़ डिस्कशन एंड वोटिंग के बाद ये सेकंड रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, डिस्कशन हो जाएगा। फिर उसके बाद में लोग पुट टू वोट करेंगे, यानी वोट के लिए रख दिया जाएगा उसको। पुट टू वोट क्या हो जाएगा, थर्ड रीडिंग। अब इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। अब आप इस पे वोट करिए, पूरे बिल पे वोट करिए, वेदर इसको पास करिए या इसको रिजेक्ट करिए। अब क्या होगा, कोई डिस्कशन नहीं होगा, इस थर्ड रीडिंग में कोई डिस्कशन नहीं होगा। अब क्या होगा, आपने वोट के लिए डाल दिया। अब वोट के लिए रख दिया, अब सब लोग मतलब 50% मेजॉरिटी वाला है तो 50% मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी वाला है तो स्पेशल मेजॉरिटी से वो बिल को अगर पास हो गया, वो बिल पास कर दिया गया, एक पहले हाउस में उसको पास मान लिया जाएगा। अब वो बिल ट्रांसफर किया जाएगा दूसरे हाउस में। दूसरे हाउस में भी यही फर्स्ट रीडिंग, इंट्रोडक्शन होगा, एक क्लॉज वाइज डिस्कशन होगा, सेकंड रीडिंग होगी और थर्ड रीडिंग होगी। ये 3 रीडिंग हो जाएँगी। ये अभी बिल है। ये बिल कहा जाएगा इसको, ठीक है? ये बिल जो है ये फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग वहाँ पे भी होगा, पूरा वही डिटेल डिस्कशन होगा। उसके बाद में क्या होगा, जब ये हो जाएगा तो अब ये बिल ट्रांसफर होगा किसको, प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट का मन करे तो वो साइन कर दे, आपको जैसा पढ़ रखा है आपने प्रेसिडेंट में, चाहे तो मन ना साइन करे, चाहे तो क्या नाम है उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे, तो जो करना है कर दे। मान लो उसने साइन कर दिया, तो वो बिल क्या बन जाएगा, वो जैसे उसने साइन किया वो बिल क्या बन जाएगा, उसको बोलेंगे एक्ट। क्या बोलेंगे आप? एक्ट। तो बिल विल बिकम, जैसे ही उसको साइन मिलेगा वैसे ही वो जो बिल था वो एक्ट बन जाएगा, और जब वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है? एक्ट बन जाएगा तो क्या होगा कि अब ये कानून है। अब उसको फिर जो गवर्नमेंट होगी उसको दे दिया जाएगा कि भाई ये बिल है और ये एक्ट है, अब इसको लागू करो। वो एक डेट नोटिफ़ाई करेगा। जैसे मान लो आज बिल पास हो गया, उसने नोटिफ़ाई किया कि 10 जून से ये लागू हो जाएगा बिल इंडिया में, सारे पूरे इंडिया में या जहाँ पे भी उसको इन्फोर्स कर दिया जाएगा। वो जिस दिन से उसको नोटिफ़ाई कर दिया जाएगा उस दिन से वो कानून लागू हो जाएगा, तब से वही कानून आगे चलेगा। ठीक है? तो ये पूरा जो है प्रोसीजर है, ये पूरा तरीका है, आदेश है, ठीक है? जो ये मतलब गैजेट में छापने के बाद और फिर नोटिफ़ाई कर दिया जाता है कि अब से ये कानून रहेगा, और वो कानून जो है फिर लागू हो जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब मान लीजिए वो कानून में है कि जो है किसी को सज़ा में देनी चाहिए अगर वो एजुकेशन के लिए काम ना करे, मतलब ना आए, स्कूल में हाज़िरी ना लगाए, बच्चों को ना पढ़ाए, तो उसमें है 5 साल की पनिशमेंट है। अब मान लो किसी को पनिशमेंट किसी को दिया ही नहीं जा रहा है, स्कूल की सा हालत भी नहीं सुधरी, तो आप फिर आप ही लोग क्वेश्चन करेंगे मिनिस्टर से, एजुकेशन मिनिस्टर जिसकी इम्प्लीमेंटेशन की ज़िम्मेदारी है कि सर ये बताइए, ये हमने कानून बनाया, हम चाहते थे डेवलपमेंट हो, ना किसी को पनिशमेंट हो रही, ना कोई डेवलपमेंट हो रहा है, एजुकेशन की वही हालत है, तो क्यों है ये हालत? वो बताएगा यार हम तो ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, फिर वो रिपोर्ट देगा कि इतने बच्चे एनरोल्ड हैं, इतने टीचर हमारे आते हैं, हम बायोमेट्रिक करवाते हैं, हमने इतनी टीचर्स जो इन्होंने बदमाशी की उनकी सैलरी रोक दी। वो आपने जो क्वेश्चन पार्लियामेंट्री क्वेश्चन कर लिया उसमें वो फिर अपना क्या नाम है डिफेंस देगा वो, चाहे वो आप रिटन में पूछेंगे तो रिटन में पूछेंगे तो आपका हो जाएगा कौन सा अनस्टार्ट क्वेश्चन, स्टार्ट क्वेश्चन ओरली पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये किसी भी तरह का आप क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? कुछ समझ में आया? तो पार्लियामेंट का वर्किंग थोड़ी-थोड़ी समझ में आ गई होगी आप लोगों को, आ रही? ये तो हो गया हाँ, देखो बहुत तरह का होता है। ये ऑर्डिनरी जो जनरल बिल होता है वो ऐसे ही पास होता है, ठीक है? जितने भी ऑर्डिनरी बिल होते हैं वो इसी तरह पास होते हैं। अब अगर कोई बिल है मनी बिल, तो मनी बिल होता है वो बिल होता है जिसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का जितना भी पैसा है ना वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का जो पैसा होता है वो किसमें होता है, वो सब जितना भी इंडिया का पैसा है, टैक्स का पैसा है, सब वो सब किसमें होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होता है। अब जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, हम्म, आप समझ रहे हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है
उसमें से कोई पैसा निकालना हो, उसका गार्जियनशिप हो, उसके बारे में कोई डिस्कशन करना हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर इज़ देयर, वो सब कुछ जो है मनी बिल में डिस्कस होता है। किसके अंदर डिस्कस होता है? मनी बिल में। अब होता है, कहाँ हो सकता है इंट्रोड्यूस? ओनली इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। अब मनी बिल जो होगा उसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसमें लोकसभा उसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगी। फिर होगा क्या, जो स्पीकर होगा उस मनी बिल पे अपना सर्टिफिकेट देगा कि ये बिल इज़ अ मनी बिल। अब उसने सर्टिफ़ाई कर दिया कि मनी बिल है, उसमें उसकी फाइनल अथॉरिटी है। फिर वो राज्यसभा को ये बिल जाएगा। अब राज्यसभा में वो प्रोसीजर नहीं होगा जो सब हुआ था। मतलब होगा डिबेट, डिस्कशन सब कुछ होना चाहिए, लेकिन उसके बाद 14 दिन के अंदर सब कुछ करके उसको देना है। अगर 14 दिन में वो पास करते हैं तो ठीक, और अगर नहीं पास करते हैं तो भी डीम्ड टू बी पास्ड मान लिया जाएगा। यानी लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है मनी बिल के केस में। राज्यसभा 14 दिन से ज़्यादा बिल को नहीं रख सकता है, और उसको या तो पास कर दे या तो फिर क्या नाम है, पास मान लिया जाएगा। तो मनी बिल में तो ये केस हो जाता है कि नहीं होता है। इसी तरीके से मनी बिल एक स्पेशल टाइप का बिल है, और आर्टिकल 110 याद रख लीजिएगा, आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टॉकिंग अबाउट द मनी बिल। ठीक है, तो उसके अंदर 110 के अंदर मेंशन है कि क्या-क्या मनी बिल होता है। उसके अलावा भी फाइनेंशियल बिल होता है, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 एंड टाइप 2, लेकिन बाकी वो ऑर्डिनरी बिल की तरह ही ट्रीट होता है, कुछ एस्पेक्ट को छोड़कर, जो हम डिस्कस करेंगे आगे। एक जनरल बात समझ लो। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए पेश किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो होता है वो लोकसभा में पेश हो सकता है, राज्यसभा में पेश हो सकता है, और दोनों की इक्वल पावर है। यानी लोकसभा पास कर दे, राज्यसभा ना पास करे तो भी नहीं चलेगा, लोकसभा पास कर दे, राज्यसभा पास कर ना करे तो भी नहीं चलेगा। दोनों हाउसेस से उसको पास करवाना ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को। अब इसमें और ऑर्डिनरी बिल में क्या फ़र्क है? ऑर्डिनरी बिल मान लो लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा ने पास नहीं किया, या राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास नहीं किया, तो जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। यानी प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुला सकता है कि भाई लोकसभा और राज्यसभा दोनों लोग एक साथ आ जाओ और हम जरा देख लेते हैं कि है क्या दिक्कत, और उसको हम पास करवा देते हैं। तो ये जॉइंट सिटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको बताया था, कौन सा आर्टिकल बताया था जॉइंट सिटिंग के लिए, बताओ जरा, कौन सा आर्टिकल था? 108 याद है? बताया था? बोल भी दो यार। जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल बोला, बताया था ना? 108, 108 आर्टिकल मैंने बताया तो था आप लोगों को, नहीं बताया था? देखो 108 आर्टिकल जो है वो जॉइंट सिटिंग की बात करता है, 109 बात करता है कि राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक ही मनी बिल को रख सकता है, और 110 आर्टिकल जो है वो किसकी बात करता है, वो बात करता है मनी बिल की बात करता है, और 112 आर्टिकल जो है वो बात करता है बजट की। ठीक है? जॉइंट सिटिंग जो होती है वो तब बुलाई जाती है ऑर्डिनरी जब बिल होता है। ऑर्डिनरी बिल अगर है, वो लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में पास नहीं हो रहा, या राज्यसभा में पास हो गया लोकसभा में नहीं पास हो रहा, इसको बोलते हैं डेडलॉक पैदा हो जाना। अब इसमें अगर डेडलॉक हो जाता है तो कौन लोकसभा में अगर पास हो गया, राज्यसभा ने पास नहीं किया, राज्यसभा ने में पास हो गया, लोकसभा ने पास किया नहीं किया, तो इसको बोलेंगे डेडलॉक। और अगर डेडलॉक पैदा हो गया तो क्या होगा? डेडलॉक पैदा हो गया तो जॉइंट सिटिंग बुला सकता है प्रेसिडेंट चाहे तो। और जब उसने प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुला लिया तो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा बिल, और सिंपल मेजोरिटी से पास होता है बिल जब, तब लोकसभा का बिल अपने आप ही प्रिवेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो लोकसभा और राज्यसभा का मिला के 550 मान लो और 250 मान लो, तो 550 और 250 मिल के 800 हो गए, और 550 मेंबर तो लोकसभा के ही हैं, तो अगर 400 मेंबर ने वोट कर दिया उसमें, तो 401 ने वोट कर दिया, तो जाहिर सी बात है क्या नाम है, लोकसभा वाले जीत जाएंगे। तो अगर एक तरफा लोकसभा वालों ने बिल पास कर रखा है, तो लोकसभा वालों ने जॉइंट सिटिंग में वोट कर दिया तो बिल पास हो गया, राज्यसभा वाले वोट को सारे लोग अगर अगेंस्ट में वोट करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि बिल नहीं पास हो रहा है, डेडलॉक पैदा हो गया, तो उस केस में जो है जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, लेकिन जॉइंट सिटिंग बुलाएगा कौन? प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट बुलाएगा तो उसमें प्रिसाइड कौन करेगा जॉइंट सिटिंग को? जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा ना हो तब कौन करेगा बताओ? क्या लगता है, गेस लगा के बताओ, कौन करेगा? नहीं, ध्यान रखिएगा इसमें वाइस प्रेज़िडेंट या चेयरमैन चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का, वो नहीं करता है, ठीक है? यानी वाइस प्रेज़िडेंट नहीं करता है। फिर जो है अगर वो नहीं है तो करेगा फिर डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर भी अगर नहीं है तो फिर वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि ये नहीं करेगा, वा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं करेगा, ठीक है ना? ठीक है, तो उसको प्रिसाइड करेगा, और उसमें बिल जो प्रिवेल होगी वो किसकी होगी? लोकसभा की बिल प्रिवेल हो जाती है। तो 108 में जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं सिर्फ ऑर्डिनरी केस में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए जॉइंट सिटिंग भी नहीं बुलाई जा सकती। उसके अंदर सेपरेटली दोनों हाउसेज में पास करना होगा। ये मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब पढ़ा रहा था तब बताया था, याद है? ओके। उसके अलावा मैंने एक चीज़ और आपको बताई कि जॉइंट सिटिंग मनी बिल के लिए ज़रूरी ही नहीं है।
क्योंकि मनी बिल में 14 दिन के का ही पावर है राज्यसभा के पास, अगर पास नहीं करते हो तो 14 दिन में डीम टू बी पास मान लिया जाएगा, तो उसमें ज्वाइंट सिटिंग बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गेटिंग? तो ज्वाइंट सिटिंग का जो स्पेशल जो प्रोविजन है वो स्पेशली किसके लिए? ऑर्डिनरी बिल के लिए है, और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ज्वाइंट सिटिंग बुलाई नहीं जा सकती, मनी बिल में जरूरत ही नहीं है। आपको इतनी बात समझ में आ गई? तो कानून कैसे बनता है, उसमें क्या होता है कि 3 रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, एक हाउस में। दूसरे हाउस में जाएगा, उसमें भी फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। अब ये है कि मनी बिल है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, उसके हिसाब से थोड़ा प्रोसीजर चेंज है। तो अगर मनी बिल है तो सर्टिफिकेट कौन देगा मनी बिल का? स्पीकर देगा ऑफ लोकसभा। वो उसके पास अल्टीमेट पावर है, फिर वो राज्यसभा में ट्रांसफर होगा, राज्यसभा के पास मनी बिल के लिए 14 दिन पावर है। ऑर्डिनरी बिल है तो उसके पास पावर है, ठीक है, वो डिस्कस करे ना पास करे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो भी पावर है, डिस्कस करे ना पास करे। तो फिर डेडलॉक पैदा होगा, डेडलॉक पैदा होने पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कर सकते हैं, क्या नाम, किस में कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन किस में कर सकते हैं? ऑर्डिनरी बिल के केस में कर सकते हैं, जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं 0108 के तहत, ठीक है। और इसी तरीके से जो वो बिल है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, वो भी एक बिल है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी एक बिल है, और इसी तरीके से वो फिर एक्ट बन जाता है। इसी तरीके से एक और आप समझे कि वो जो आपका वो है बजट है, बजट भी एक तरह से एक बिल ही होता है जो हर साल पास करना पड़ता है। तो बजट में कई तरह के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल भी होते हैं, फाइनेंशियल बिल भी होते हैं, मनी बिल भी होता है, कई तरह का बिल होता है जिसको पास करना जरूरी होता है। और अगर बजट में जो भी बिल जो बजट पेश होता है वो सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। तो सिंपल मेजोरिटी से पास होने का मतलब यह है कि अगर बजट ना पास हो पाए तो इसका मतलब सरकार की सिंपल मेजोरिटी भी नहीं है पार्लियामेंट लोकसभा में, और लोकसभा में अगर बजट नहीं पास कर पाता है तो सरकार गिर जाएगी। ये आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, बात समझ में आ गई? समझ में आई कुछ? तो बुक जो है अगर आप लोग देखोगे, दिखाना मुझे जरा एक बार, इधर आ जाओ, मेरे चरणों में बैठ जाओगी तो कोई दिक्कत हो जाएगी। रोया मत करो यार तुम, वैसे ही मैं दुखी हो जाता हूँ तुम्हें रोता हुआ देख के। किस बात से रो रही है? जल गई हो इसलिए, या मैं डांट बोल रहा हूँ इसलिए? मैं तो मजाक मजाक में बोलता रहता हूँ, देखते नहीं इतना प्यार करता हूँ तो थोड़ा बहुत तो बोल ही सकता हूँ ना। चलो, तो मैंने आपको बताया, देखिए फर्स्ट रीडिंग। अच्छा आप लोग देख लीजिए पेज नंबर, अपनी बुक खोल लीजिए जरा प्लीज, 22.20 देखिए जरा, 22.20, पेज नंबर 22.20 देखा है? खोल लिया सबने? खोल लिया? अरे बोल भी दो यार, खोल लिया? इसमें ऑर्डिनरी बिल देखो दिया हुआ है, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और इसमें पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल भी दे रखा है। तो मैंने बताया था पब्लिक बिल प्राइवेट बिल, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पब्लिक बिल जो होता है वो क्या होता है, मिनिस्टर पेश करता है, और प्राइवेट बिल जो होता है वो कौन पेश करता है? कोई भी मिनिस्टर। मैंने फर्स्ट रीडिंग बताई आपको, फर्स्ट रीडिंग में मैंने बताया एन इंट्रोडक्शन टू द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये होता है। और गैजेट ऑफ इंडिया में, ठीक है, गैजेट ऑफ इंडिया में छापना, पब्लिश इन द गैजेट ऑफ इंडिया, ये पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिए आप। दोनों फर्स्ट रीडिंग का पार्ट है, यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, इंट्रोडक्शन इन द आइदर हाउस, ये जो होता है। उसके अलावा जो है गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होना, ये फर्स्ट रीडिंग का पार्ट है। गेटिंग? गेटिंग? इसको अंडरलाइन कर लीजिए, फर्स्ट रीडिंग। सेकंड रीडिंग में जो है देखिए आपका जनरल डिस्कशन शुरू होता है, इसमें कमिटी स्टेज जो होती है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा होगा कि कमिटी स्टेज जो है वो किसका पार्ट है, तो सेकंड रीडिंग का पार्ट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कंसिडरेशन स्टेज और कमिटी स्टेज ये सब जो होता है ये सेकंड जनरेशन। तो फर्स्ट स्टेज में जनरल डिस्कशन होता है, जरूरत पड़ती है तो कमिटी को दिया जाता है, कमिटी स्टेज होता है, या फिर कंसिडरेशन किया जाता है एक एक क्लॉज को। यानी क्लॉज वाइज डिस्कशन जो सबसे लेंथी डिस्कशन चलता है वो सेकंड रीडिंग होता है, याद रखिएगा। सेकंड रीडिंग के बाद में फिर थर्ड रीडिंग होता है, थर्ड रीडिंग में फाइनल वोटिंग होती है, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, सेकंड हाउस में मैंने बता दिया, उसको देख लीजिए। और इसी तरीके से मतलब फिर वो एक्सेंट दे दे, एक्सेंट ना दे, या क्या होगा इस तरह से। ऑर्डिनरी बिल और ये क्या नाम है, फिर मैंने अगले उसमें देखो दिया रखा है ना ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है और मनी बिल में क्या होता है, मैंने एकदम डिटेल में आपको बता दिया, आपको उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा एक दो बिल और हैं जिसको मैं डिस्कस करूंगा। आप पहले यूट्यूब जितना कुछ भी है, तुम लोगों को तुम्हें चैलेंज दिया था मैं जब उस समय क्या क्या नाम है, जब मैं वो पढ़ा था बजट, याद है नदीम? यही तो चैलेंज था तुम्हारा
कि फाइनेंशियल बिल टाइप 1 एंड टाइप 2 चाहे यूट्यूब में पढ़ लो, चाहे बुक में पढ़ लो, चाहे जहाँ से पढ़ लो, मुझे बता दो इसमें क्या डिफरेंस है और मेनली ये है क्या, इसको समझा दो। तो तुम्हें कितना 500 रुपये देना है, 200 रुपये कितना देने के लिए बोला था? 500 रुपये से कम तो नहीं बोलता हूँ, 500 से कम नहीं बोलता हूँ, 2000 बोलता हूँ या 500। चॉकलेट बोला था? चॉकलेट बोला था क्या भाई? हाँ, एक में चॉकलेट, इसमें 500 रुपये देता हूँ मैं। लेकिन आज तक कोई तुम बता पाए थे? तुम भी नहीं बता पाए होगे। हाँ, तो कोई भी मैंने बता दिया कि यूट्यूब पे शाबान अली ने सिर्फ ना पढ़ाया हो आपको, उस उनका मेरी शाबान अली की वीडियो ना देखी हो, तो पूरे यूट्यूब को सर्च कर लो, पूरी किताबें सर्च कर लो, इंडिया में जितनी किताबें सर्च कर लो, पूरा इंटरनेट सर्च कर लो, और फाइनेंशियल बिल टाइप 1 एंड टाइप का जो लिखा हुआ है इसका डिफरेंस मुझे बता दो। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा नहीं बता पाओगे, 100% नहीं बता पाओगे, कोई नहीं बता पाया आज तक। आज तक कोई बच्चा नहीं आया मेरे पास जिसने मुझे, मैंने क्वेश्चन को सेटिस्फाई, मैं ये पढ़ के आया, मैंने सबको दिया चैलेंज, यूट्यूब वीडियो सब कुछ दे दिया, और फिर मैंने बोला कि भैया ठीक है अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे आंसर दे दो। वो फंस गया, जब मैंने क्वेश्चन पूछा वो फंस गया, मतलब कोई नहीं समझ पे आ पाया, सही से बता पाया। फिर मैंने बताया उसको, तो उसको समझ में आया, और उसके बाद फिर उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये जो बिल है इसको मैं आज रिदा और संजीता, संजीता तुम और रिदा तुम कभी थी जब मैंने ये बोला है पहले? ये मैंने इकोनॉमी की क्लास में इसको दे दिया था, क्योंकि उससे रिलेटेड टॉपिक है। नहीं थी ना? है, तो तुम लोग भी ले लो चले। सिर्फ नदीम से मत पूछना, क्यों, नदीम समझ गया है, तो उसके और पुराने बच्चों से मत पूछना, वो समझा देंगे। अदरवाइज अगर और कोई है, मतलब कर लो, तो ये आप पढ़ लो, बुक आपके सामने है, और कहीं से भी पढ़ लो, नेट पे सर्च कर लो, कोई टीचर है, कोई भी टीचर हो, कितना भी पढ़ा लिखा प्रोफेसर हो, जाके पूछो, और मुझे कल समझा दो। कल मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आप समझा देंगे, ठीक है? और अगर समझा पाए तो फिर मतलब ठीक है, मैं समझ लूंगा। 500 रुपये का चैलेंज, तुम लोग चाहे चीटिंग कर सकते हो। आपके बैच में जो है ना, आपके बैच में एक बच्चे हैं जो कहते 250-250 हो जाएगा नदीम, बस तू बता दे, हम समझा देंगे कल 250-250। तो ये खेल हो सकता है, इसलिए इस बार 500 का चैलेंज, ठीक है? हाँ, मतलब जब एकदम फ्रेश बैच होता है जिसमें कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जो पॉल्यूशन हो, मतलब पहले किसी और से आया हो, पॉल्यूशन मतलब एक्स्ट्रा, कोई बाहर से ना आया हो या जिसने ना पढ़ा हो, तब फिर मैं दे देता हूँ चैलेंज इसका, ठीक है? अब ये होता है कि बच्चा जो है पढ़ चुका है तो वो ज़रूर, ज़ाहिर-सी बात है, लिंक लगा लेगा, समझा देगा। वेल, तो ये फाइनेंशियल बिल टाइप 1 है, टाइप 2 को मैं कल डिस्कस करूँगा। पहले आप इस पे काम कर लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार डिटेल में, क्योंकि वैसे समझ में आता नहीं है, ये इतनी आसान नहीं है इसको समझना। इसमें बहुत बारीकियाँ हैं, उन बारीकियों को समझने के लिए एक-एक लाइन पे बात करनी पड़ेगी, डिस्कस करना पड़ेगा। फिर उसमें फिर कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आएँगे जिसमें हमें बात करनी पड़ेगी, तो दैट इज़ अ टॉपिक जिस पे हमें डिस्कस करना है। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 एंड टाइप 2 आर्टिकल्स 117 क्लॉज़ 1 एंड क्लॉज़ 3, इस पे बात करना है। और उसके बाद में आपका जो है जॉइंट सिटिंग की बात है, जॉइंट सिटिंग। अच्छा, 110 आप आर्टिकल देख लीजिएगा, मनी बिल की बात करता है, मैंने आपको बता दिया था 110। तो 110 के अंदर मेंशन है कि इम्पोजिशन एंड एबोलिशन। देखियो 110 के अंदर जो बिल है, जो मेंशन है, उसी को मनी बिल कहा जाएगा। मनी बिल किसको कहेंगे, अगर कोई पूछ ले तो बोलो 110 आर्टिकल के अंदर जितनी बातें मेंशन है वही मनी बिल कहा जाएगा। उसके अलावा कोई चीज मनी बिल नहीं है, सिवाय उसके जिसको स्पीकर खुद कह दे कि मनी बिल है। स्पीकर ने अगर कह दिया, लोकसभा का स्पीकर फाइनल अथॉरिटी, अगर उसने कह दिया नहीं ये बिल भी मनी बिल है, तो मनी बिल मान लिया जाएगा। अदरवाइज इसमें जितनी सब्जेक्ट मेंशन है उससे रिलेटेड होगा तो ही मनी बिल होगा, तो नहीं तो नहीं होगा। इस 110 को आप पढ़ेंगे। 100 आर्टिकल 17 या फाइनेंशियल बिल टाइप 1 एंड टाइप 2, जो कि चैप्टर पेज नंबर 22.24 पे दिया हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे। और जॉइंट सिटिंग पढ़ेंगे। जॉइंट सिटिंग से आज तक सिर्फ तीन तीन बिल पास हुए हैं। ड्राइवरी प्रोहिबिशन बिल 1960, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल रिपील बिल 1977, और पोटा क्या नाम है आपका, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002, जो जॉइंट सिटिंग में पास हुआ है। उसके अलावा जितने भी बिल हुए हैं वो ज्यादातर नॉर्मली पास हुए हैं। उसके बाद में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बजट। जब आप इसको समझ लेंगे तब फिर हम लोग बजट को डिस्कस करेंगे, और बजट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बजट अगर हम ठीक से समझेंगे कि बजट कैसे पास होता है, एक इसका इकोनॉमी में, फिर दोबारा आप इसको पढ़ेंगे एक बार बजट इकोनॉमी में, तब वहां पे हम इकोनॉमी एंगल देखेंगे। अभी हम जो बजट का एंगल देखेंगे यहाँ पे हम पॉलिटी एंगल देखेंगे बजट का। तो दो एंगल से हम बजट को पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं इकोनॉमी का एंगल और एक हम पढ़ते हैं पॉलिटी का एंगल, ठीक है? तो इसमें उसके बाद में फिर आपका समझ लीजिए, जब आप बजट समझ लेंगे उसके बाद फिर पॉलिटी, आपका पार्लियामेंट समझ लो खत्म हो जाएगा। और उससे पहले ये 2-3 टॉपिक्स हमारे पास हैं, जॉइंट सिटिंग वगैरह समझना, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल समझना, और उसके बाद में चार्ज, कुछ फंडिंग, यानी कि बाकी सब बजट का ही पार्ट है जिस पे हमें डिस्कस करना है। तो ये आपने समझ लिया होगा, आपने मार्क कर लिया होगा।
कल हम लोगों का जो चर्चा करेंगे वो फाइनेंशियल बिल टाइप 1, टाइप 2 पे चर्चा करेंगे, मनी बिल पे चर्चा करेंगे और इसी तरीके से फिर हम आगे स्टेजेस में बढ़ेंगे। आप लोग एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा कि जो है बिल को पास करने के स्टेजेस क्या है, मैं बता दे रहा हूँ, दोबारा से आपको समझा दे रहा हूँ, समराइज़ कर लो 2 मिनट में। पहली चीज़ कैसे बिल पास हो बजट बिल कैसे पास होता है, कोई कानून कैसे बनता है, तो आप इंट्रोडक्शन करोगे, पहला स्टेज है फर्स्ट रीडिंग, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जैसे मैंने कहा कि भाई मैं इसके लिए, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बिल बनाना चाह रहा हूँ, इस पर्टिकुलर चीज़ है फर्स्ट रीडिंग, तो फर्स्ट रीडिंग में इंट्रोडक्शन और गैजेट ऑफ इंडिया में छपवा दोगे। सेकंड रीडिंग के अंदर एक-एक क्लॉज़ पे, एक-एक लाइन पे डिस्कशन, जैसे कॉमा पे डिस्कशन करोगे, उस पे वोटिंग करोगे, कमिटी पे कोई ज़रूरत है तो कमिटी को दे दोगे और कमिटी स्टेज को दे दोगे। कमिटी मैं आपको अभी दिखाऊँगा, अगला पार्लियामेंट्री कमिटी चैप्टर अगला चैप्टर है, तो उसके अंदर कौन-सी कमिटी को देते हैं, वो कमिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद में उसको कंसीडर करेंगे, डिस्कशन करेंगे, फिर थर्ड रीडिंग में पूरा वोटिंग हो जाएगी। अगर वोटिंग में पुट टू वोट कर दिया जाएगा, चाहे उसको पास करो या रिजेक्ट करो। अब ये जब हो जाएगा, ठीक है, थर्ड रीडिंग में, तो फिर ये दूसरे हाउस में चला जाएगा, दूसरा हाउस उसको पास करे, रिजेक्ट करे, जो भी करे उसका मन है। उसके बाद में फिर प्रेज़िडेंट के पास जाएगा। तो ये बिल पास करने का प्रोसीजर है। 1-2 बार पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। फिर अभी हम कल हमारा डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा, कल हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। कल संडे है बट आपकी मैं क्लास ले लूँगा क्योंकि मंडे वर्किंग डेज़ में मैं क्लास मेरे लिए थोड़ा-सा इधर मुश्किल है लेना। आप लोगों की थोड़ा-सा इधर मुझे मेरा साथ देना पड़ेगा, जब तक मेरी मान्यता का मैं के लिए मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है मुझे वर्किंग डेज़ में दौड़ना पड़ जाए इधर-उधर। तो ठीक है, उसके बाद में मान्यता के बाद ये जब हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर उसके बाद में फिर आपको मैं कंटिन्यू क्लास कर लूँगा। जो मतलब फिर नहीं दिक्कत होगी। ठीक है, मैं दिल्ली भी आ जाऊँगा इंशाल्लाह जैसे ही मान्यता-वान्यता हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग अभी फ़िलहाल जो है कल की क्लास करने के लिए रेडी हैं? ये मुझे बताइए। कल कर लेंगी क्लास? करेंगे? ठीक है। नदीम तुम करोगे? कर लोगे क्लास? कोई दिक्कत नहीं?